बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम अवामी मसाइल से जुड़े मामलात को डिस्कस करते हैं जिनको शुगर कोटेड करके उनके असरात को कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सच के ज़रिए उनकी कड़वाहट को सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे गैर कानूनी एलपीजी रीफिलिंग के बारे में। नाज़रीन, दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी हमें अक्सर एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं उनके धमाकों की बाज़ सुनाई देती है। उसके बाद होता क्या है कि अरबाब अख्तियार चंद दिनों के लिए ऑपरेशन करते हैं, जो गैर कानूनी रीफिलिंग सिलेंडर्स की दुकानें हैं उन पर छापे मारते हैं, उनको बंद करते हैं, यानी कि एक दिखावा करते हैं ऑपरेशन का। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद सब मिलकर हंसी खुशी रहने को तैयार हो जाते हैं। आज इसी मामले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इज़दानी गिलानी साहब, जिनसे हम पूछेंगे कि सर आखिर ऐसी क्या वजह है कि एलपीजी की रीफिलिंग की रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बेसिकली एलपीजी की फिलिंग इसलिए भी उसको नाकामी हो रही है इंतज़ामिया को कि हम लोगों की मजबूरी है। तमाम जो हमारे घरेलू सार्फिन भी हैं, रक्षा लोग चलाने वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी ज़रूरत है। अब होता यह है कि अगर किसी जगह पर भी कोई हादसा रूनुमा होता है तो ये लोग की चांदी लग जाती है, महकमे वालों की चांदी लग जाती है। वो देखते हैं कि अब इसको क्या हल निकाला जाए। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि सर जो हादसा है वो उनके लिए नेमत गैर मुतरक्कबा साबित होता है। ऐसा ही हकीकत है। ठीक है जी। तो उनकी चांदी लग गई। अब उन्होंने छापे मारे 5-7 दुकानों पे दिखावे के लिए, वो सील कर दी, उनको उठा लिया गया और इस तरीके से वो मामला चल निकला। जो लेने देने वाले, कोई भी एलपीजी की दुकान ऐसी नहीं है जो एलपीजी मालकान उनको महकमा सिविल डिफेंस को मंथली ना देते हैं। तमाम लोग बाकायदगी से उन्हें मंथली देते हैं। पुलिस वाले भी अपना हिस्सा वसूल करते हैं, जिसकी वजह से ये मामला रमा है। अच्छा गिलानी साहब, ज़रूरत तो है इसमें, जो आपने बात की है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो भी इसी पे चल रही है। बल्कि अब तो जैसे सुई नॉर्दर्न गैस के मसाइल हैं तो हर घर में आपको सिलेंडर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। लेकिन सर, जब आपको पता है कि आपकी ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ जब आपके लिए ख़तरे की अलामत बन जाए, ख़तरे का बायस बन जाए, तो फिर उसमें हमें इंतज़ामात करने पड़ते हैं, हमें इक़दामात उठाने पड़ते हैं। तो क्या हुकूमत आपको इस सिलसिले में बेबस नज़र आती है या जानबूझकर जो ब्यूरोक्रेसी उसमें रोड़े अटकाती है? नहीं, देखिए बात यह है कि जो एक तो गैर मियारी सिलेंडर है जी, फिर दूसरा रीफिलिंग करने वाले लोग हैं, उनके पास प्रॉपर इंतजामात वैसे नहीं है। नंबर 2, नंबर 3, उनको एक रोज़गार चाहिए। शॉर्टकट तरीके से वो रोज़गार ले लेते हैं कि मिसाल है 2-4 सिलेंडर खरीदे, कहीं छोटी सी दुकान बनाई और काम शुरू कर दिया। शाम को अगर आपका एक सिलेंडर भी 40 किलो का बिक गया तो आपकी 4-5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी बन गई। कुछ लोगों को वज़न कम दे दिया, उस पैमाना कम हुआ, इस वजह से वो नाप तोल के चल रहे हैं। अब जो इंतज़ामिया हमारी है उनको इससे कोई गर्ज नहीं है जी कि धमाका होता है, आग लगती है, दीगर मामलात हमारे होते हैं, नहीं होते, उनको गर्ज तो इससे, उनको अपने मामला से फुर्सत नहीं। वो इतनी बारीकी में जाएं कैसे देखेंगे कि ये जो रीफिलिंग करने वाला है इसके पास क्या तरीक़ाकार है, कोई इसके पास ट्रेनिंग है नहीं है, क्या मामला, वो नहीं देखते। नाक़िस सिलेंडर है, वो बार बार रीफिलिंग होकर उसकी एक मियाद है ओगरा ने रखी हुई जी जी कि ये सिलेंडर इतना अरसा चलना है, ऐसा उसकी पासिंग है ना। वो इनके पास पासिंग है ना, उसके पास उसका कोई तरीक़ाकार है। सिर्फ ये है कि जी पैसे दिए सिलेंडर, और वो बार बार रीफिलिंग होती है। ज़ाहिर बात हर वक्त उसके अंदर ठंडी गैस मौजूद रहेगी, जिसकी वजह से वो जंग आलूदा हो जाते हैं और वो फटने का बायस बनते हैं। अच्छा गिलानी साहब, आपकी बात उससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो कुछ इन गैर कानूनी रिफिलिंग की दुकानें में होता है वो टोटल गैर कानूनी होता है। आप ये देखें कि हम तो यहाँ पे कोई बगैर किराए की दुकान लेकर बैठ जाए या किसी मनुआ चीज़ की दुकान खुल जाए तो कानून नाफिज करने में फौरन एक्शन में जाते हैं। फिर इससे तो ये हमें जाहिर होता है कि ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और ये जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं, इनकी आपस में गठजोड़ है। यकीनन उसके बगैर मुमकिन नहीं है ना जी। देखें कि जो गैर कानूनी फिलिंग करने वाला माफिया है, इनको पैसा चाहिए और अपना रोजगार भी चाहिए। अब वो अपने रोजगार को चलाने के लिए वो इनसे साजबाज करते हैं, इनको पैसे देते हैं, मंथली देते हैं,
और फिर वो अपना धंधा चला। यानी कि गिलानी साहब ये जो पैसा है ये इंसानी जो कीमती जान है उससे भी ना यानी कि अहमियत अख्तियार उससे ज्यादा है। अच्छा सही, फिर ये जो महकमे बने हुए हैं, महकमा सिविल डिफेंस बना हुआ है, पुलिस का महकमा है, ये इन्हीं लोगों की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं, उनका क्या किरदार है? फिर ये लोग क्यों बनाए गए हैं, ये महकमे क्यों बनाए गए हैं, इनमें इतने सारे हजारों की तादाद में भर्तियां क्यों की गई हैं, कौमी खजाने में इतना बोझ क्यों लादा गया है कि तमाम तर एक स्ट्रक्चर होने के बावजूद हम इसको रोकने में नाकाम है? देखिए, सिविल डिफेंस के जो अफसरान हैं उन्हें दीगर ड्यूटियों से फुर्सत नहीं। डीसी के पास भी सिविल डिफेंस के दरवाजे खोलने के लिए बंदे मौजूद हैं, दीगर मामलात में भी अफसर हैं। बाकी जो सिविल डिफेंस के अफसरान या मुलाजमीन हैं उनको इसी चक्कर में लगाया हुआ है कि आपने किसी के ऊपर कोई गिरफ्त नहीं रखनी, क्योंकि आपको प्रॉपर पैसा आ रहा है। यानी कि इसे एक गैर अहम इदारा बना दिया गया है। दूसरी बात यह है कि सिविल डिफेंस को फुर्सत ही नहीं अपने पैसे इकट्ठे करने से। अब आग लगे, धमाका हो, सिलेंडर फटे ना फटे, वो तो दिखावे के लिए जब कोई हादसा पेश आ जाता है, रूनुमा हो जाता है, तो फिर ये सारी कार्रवाई ये लोग करते हैं ताकि वो अपनी प्रोग्रेस अच्छी शो करने के लिए। जैसे ही वो 2-4 दिन गुजरते हैं, अखबारात में खबरें कम हो जाती हैं, चैनल पे खबरें रुक जाती हैं, तो ये माफिया फिर उनके पास पहुंच जाता है कि जनाबे वाला आप अपनी खोल लें दुकानें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और वो दोबारा अपनी दुकान। यानी कि ये जो हुकूमत ने हमारे हिफाजती इकदाम के इदारे बनाए थे वो पैसा इकट्ठे करने की मशीन बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चले सर, ये तो हो गया ना, इदारे हो गए या छोटा मल हो गया, लेकिन इनके ऊपर जो चेक करने के लिए एक हमारे पास जिले अफसरान हैं, मजिस्ट्रेट हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, आखिर वो चेक क्यों नहीं रखते कि गुंजान आबाद और पोश इलाकों में ये लोग दुकानें खोलने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी वजह से जो वहाँ के रहने वाले अवाम हैं वो दिन रात जिंदगी खतरे से दो चार रहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, गुलगश्त आपका देख लें, शालीमार कॉलोनी देख लें, पोश इलाके, वहाँ पर भी जहर पर सिलेंडर तो लोगों की जरूरत है जी, वहाँ पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस सिर्फ इतना ही है कि कोई बंदा जाता है और दुकान खरीदता है और अपनी मशीन रख के काम शुरू कर देता है। जो उसके करीबी जितने लोग हैं वो उस बम की वजह से हर वक्त खौफजदा भी हैं और अपनी जिंदगी भी दांव पे लगाए हुए हैं। जब हादसा हो जाता है तो फिर सबको ख्याल आ जाता है कि जी हमने इस दुकान को क्यों खोलने दिया, हमने ये लोगों को पहले बर वक्त इंतजामिया को क्यों नहीं बताया। मुतलका थाने को पता होने के बावजूद भी वो कहते हैं जी इतनी गुंजान आबादी में आप कैसे बैठ सकते हैं। अगर आपने दुकान बनानी भी है तो ऐसी जगह पे बनाई जाए जहाँ के जानी नुकसान कम हो, माली नुकसान कम हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में सिर्फ यही है कि उनको जो चाहे जहां चाहे, ना कोई इसका लाइसेंस है, ना कोई सिलसिला है, ना रीफिलिंग की तजर्बा है, ना उसका कोई मामलात है, ना उसकी एजुकेशन है, ना उसको तजर्बा है। सिर्फ तजर्बा इसी चीज का है कि मैंने इस सिलेंडर से निकाल के दूसरे छोटे सिलेंडर में डाल दी है, चाहे उसका कुछ हो जाए। अच्छा, इसका मतलब है गिलानी साहब ये जो अगर जो कह रहे हैं कि ये इसका मतलब कि जो रीफिलिंग है ये तो टोटल है गैर कानूनी और हिफाज इकदाम के बगैर है, ये इंसानी जान के लिए इंतहाई ख़तरा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिलेंडर के बदले सिलेंडर होना चाहिए, तो क्या हमारे अवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम है कि रीफिलिंग का कारोबार अरूज पर है? और अगर रीफिलिंग हो भी रही है तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग के इदारे मौजूद हैं, कोई लाइसेंस लिया जाता है, या इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? सर, ओगरा वालों ने तो बिल्कुल क्लियर कट बात है ना कि आप या तो 42 किलो का सिलेंडर लेंगे या 12 किलो की रीफिलिंग वाला सिलेंडर लेंगे, क्योंकि वो खुली फिजा में रिफिल होके आ रहा है, वहाँ उसके करीब कोई आबादी नहीं है, कोई मामलात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हम लोग हैं, हमारे पास इतनी कुव्वत खरीद ही नहीं है कि हम 12 किलो की सिलेंडर यकमुश्त उसको खरीद लें जी। और उसकी वो ले लें। अब लोग जाते हैं किलो, 2 किलो, 4 किलो, 3 किलो ले लेते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर ले जाते हैं, फिर 3, और वो उनके सिलेंडर भी नाकस है, भरने वाले भी आगे से वैसे पूरे सुने, ना इनकी कोई ट्रेनिंग है, ना इनकी कोई तालीम है, ना इनका कोई सिलसिला है, कोई ऐसा चीज नहीं है। होता यह है कि जब वो किसी किस्म से कहीं लीकेज हो जाती है और वो जो फिलिंग करने वाले खुद सिगरेट पी रहे होते हैं, या वहाँ फिलिंग करवाने वाला वो भी सिगरेट पी रहा होता है खड़ा होकर, उसे ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना उसे कोई वो रोक रहा है, ना जो फिलिंग करने वाला, इत्तफाकन वो लीक है, इसी वजह से सिलेंडरों को आग लग जाती है। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर पड़ा पड़ा फट जाए, ऐसा सिलसिला नहीं है, वो गलती से फटता है। किसी ने सिगरेट पीते हुए वहां आ गया, या वो दुकानदार के पास कोई दोस्त उसका आया बैठा है, या वो खुद पी रहा है, उसकी लीकिंग की वजह से, गैस लीक होने की वजह से ये हादसा रूनुमा होता है। लेकिन होने के बाद हम लोग जब बाद में एक्शन लेते हैं या सोचते हैं, उस वक्त तक तो काम गुजर चुका होता है, कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, मामलात इमलाक को नुकसान पहुंचता है। लेकिन क्योंकि जो इंतज़ामिया है वो बाज़ दफ़ा तो रिपोर्ट ही नहीं होता, बाज़ ऐसे हादसे भी हैं जैसे कि अभी दबा दिया जाता है उनका। अवान चौक पर एक हादसा हुआ जी जी, ठीक है ना, बाकायदा अच्छे खासी आग लगी, सिलेंडर फटा, तमाम 1122 पहुंची, दीगर महकमे पहुंचे, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया।
ये लोग खुद दबा देते हैं ताकि आला अफसरान के नोटिस में ना आए। अगर उनके नोटिस में आएगा तो इनसे पूछा जाएगा, तो ये मामले को दबाकर उनको फौरी तौर पर साइडलाइन कर देते हैं कि इसको बंद कर दें और दाएं बाएं हो जाए। वो 10-15 दिन के लिए दाएं बाएं हुए, फिर वो मामला ठंडा भी हो गया और एक दिहाड़ी भी लगा ली उनसे कि देखें जी हमने आपको अंदर भी नहीं किया, हमने आपका चलान भी नहीं किया, हमने आपके सिलेंडर भी नहीं उठाए, हमने आपकी कमाई का मुस्तकिल अड्डा बना, हमने आपकी मशीन भी जब्त नहीं की, लिहाजा ये मुआवजा, वो अपना मुआवजा जेब में डाला और वो निकल गए। अच्छा, इसी तरह एक हादसा हुआ था कुछ दिन पहले अजीजुल चौक पे गिलानी साहब। आप ये देखें कि अजीजुल चौक मुल्तान का कितना गुंजान आबाद चौक है, जो मुल्तान शहर को कई सड़कें जाती हैं और हर वक्त वहाँ मजमा लगा रहता है। और सबसे अहम बात है कंटोनमेंट के साथ वो इलाका है, यानी कि सिविलियन और कंटोनमेंट दोनों इदारों के होते हुए वो डिटाई से कारोबार कर रहे हैं। अच्छा गिलानी साहब, हम सुई गैस का बिट लगवाने जाते हैं ना, चाहे कमर्शियल लगवाएं या डोमेस्टिक लगवाएं, तो उसके लिए हमें एक दरख्वास्त का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन, और कई साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मीटर लगवाना कामयाब नहीं, यानी कि प्रोसेस बड़ा सख्त है। लेकिन आप एलपीजी में देखें कि वो एलपीजी प्लांट्स वाले जो हैं हर अरे गहरे को जनाब सिलेंडर उठा के दे देते हैं। ये आखिर इस पे हुकूमत क्यों नहीं रोक टोक लगाती है? इसके लिए भी कोई क्राइटेरिया बनाए कि जो बंदा उठता है मुंह उठा के वो सिलेंडर लेने जा जाता है। और मैं हम अमूमन देखते हैं कि चिंग चिप पे 10-10, 15-15 सिलेंडर लाद कर बड़े बड़े लोग यानी कि शहरों के बीच में आ रहे होते हैं। अभी आपने जैसे बात की अजीज होटल चौक की जी, अभी चंद दिन हुए इस वाक्य को, इत्तफाकन कल मैं जा रहा था, मैंने देखा कि वो दुकान खुल चुकी है। अच्छा, मैंने उसके पास गाड़ी रोकी, मैंने उससे पूछा जी भाईजान ये आपको किसने इजाजत दी दोबारा? वो कह रहा जी नासिर साहब है बंदे हमारे सिविल डिफेंस के, उन्होंने कहा खोल लो। मैंने कहा भी नासिर साहब, नाम लिया उसने, कहा जी नासिर साहब है वहाँ, और उन्होंने कहा जी आप खोल। मैंने खोल ली। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती कि ये देखें कि कितना इलाका है, देखें इसकी आमदरफ्त देखें लोगों की, ये सामने आर्मी की दीवारें हैं, फौजी ऊपर खड़े हुए हैं जी जी, और इस साइड पे स्टेशन है, इधर अजीज होटल है, कैंट की सड़क है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अभी महीना भी सब्र नहीं किया। वो कहते जी क्या करें, रोजी रोटी का मसला है, कितने दिन घर वालों को भूखा सुलाएं, कितने दिन। मकसद है कि वो देख लें कि हफ्ते के बाद उन्होंने अपनी दुकान भी खोल ली, लोग हादसे को भी भूल गए, हमसाए भी उसके साथ कुछ नहीं कह रहे कि भाई यहाँ नहीं खोलनी दोबारा आपने दुकान, जाए कहीं और लें। मालिक मकान ने भी उससे खाली नहीं करवाई। ये क्या कहाँ है मसला? मसला असल में ये हो रहा है कि देख तो 2 टाइम की रोटी का लाले पड़े हुए लोगों को। वो कहते हैं किसी सूरत में भी हमने तो काम जारी रखना, हमें और कुछ आता नहीं है। और आता इसलिए भी नहीं है कि यहाँ जरा पैसे ज्यादा हैं। अगर जैसे मैंने आपको कहा कि 40 किलो अगर आपने बेची तो 40 किलो के मद में आपको कमो पेश ज्यादा नहीं तो 3 से 4 हज़ार मिल गए, ठीक है। और जो ऊपर से आपने वजन का पैमाना ऊंच नीच किया वो अलग है। तो अगर 4-5 हज़ार रुपया डेली मिल जाए तो 5 हज़ार का मतलब है 1.5 लाख रुपया महीना। तो 40 का मतलब है कि अगर 20 लोग भी आए 2-2 किलो वाले, रिक्शा ड्राइवर, तो एक सिलेंडर आपका। यहाँ तो ऐसे ऐसे दुकानदार है जिन्होंने 12-12, 20-20 पॉइंट बनाए हुए हैं, अच्छा, आगे मुलाजिम रखे हुए हैं। ये यानी कि मिली भगत वगैरह मुमकिन नहीं है। जाहिर बात है कि वो देखें 12 पॉइंट चला रहा है, मालिक एक है, वो सिर्फ ऊपर चेक एंड बैलेंस माल पूरा कर रहा है। 12 पॉइंट जिसके चल रहे हों और अगर 5 हज़ार रुपए की बचत भी डेली लगाएं तो आप इसकी इनकम देख लें कितने बनते हैं। 12-5 60 हज़ार रुपया उसको डेली की इनकम है। 60 हज़ार जिसके घर में डेली जाएं तो वो महीने के 2-4 लाख देने भी पड़ जाए तो कोई मसला उसके लिए तो नहीं है। उसने 4 सिलेंडर वहां रखे, 4 सिलेंडर वहां रखे, 4 सिलेंडर वहां रखे और बंदे बिठा दिए 1000 रुपए डेली। मरे खपे, ये अंधा हो, जल जाए, वो उसका काम, वो भी मजबूर होगा। अच्छा गिलानी साहब देखना अलमिया फिर ये है कि इन पॉइंट्स पर अमूमन जो आप कह रहे हैं कि 10-12 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मैंने देखा है कि उन्होंने मासूम कम से बच्चों को बिठाया होता है। और दूसरी बात यह कि कितना बड़ा अलमिया है कि अपने बच्चों की रोजी रोटी खातिर जो मासूम अवाम है उनके जो बच्चों को, उनके घर वालों की ज़िंदगी को इन्होंने ख़तरे में डाला होता है। नाज़रीन, आपने हमारे गुफ्तगू से सुना कि कितना सुलगता हुआ मसला है LPG सिलेंडर्स का, कि अभी गिलानी साहब जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने दुकानदार से बात की तो दुकानदार ने बड़े धड़ल्ले से उस सिविल डिफेंस एहलकार का नाम लिया। नासिर नामी एहलकार है, इसका मतलब है कि सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है। फिर तो सर दूसरे लफ्ज़ों में या खुले लफ्ज़ों में यही कहा जा सकता है कि जो उनकी आमदनी है वो ऊपर तक जाती है। नाज़रीन, हमने आज सुलगते हुए मसले पे LPG के ऊपर गुफ्तगू की और आइंदा भी हम अपने प्रोग्राम कड़वे सच में इसी तरह अवामी मसाइल से जुड़े जो मामलात हैं उनको सामने लेते आएंगे और यज़दानी साहब से रहनुमाई भी लेते रहेंगे। अब देखना यह है कि जो हमने आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की, जिन मसाइल की निशानदही की, क्या अरबाब जो इक़्तिदार हैं या अरबाब अख्तियार हैं उस पर कोई एक्शन लेते हैं या हमेशा आंखें मूंदे एक और हादसे का इंतज़ार करेंगे।
इजाज़त चाहते हैं नाजरीन। अगले प्रोग्राम के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे। आपके फीडबैक के भी मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।